रोजाना के प्रोग्राम होते हैं, सारे पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथ रहते हैं, कार्यकर्ता आगे से आगे ढोल नगाड़ों से स्वागत करते हैं, वो चलता रहता है बस दिन भर। मुख्य रूप से क्या मुद्दे दिख रहे हैं फील्ड में आप जा रहे हैं? यहाँ कोचिंग भी खोलेंगे, हम कॉलेज भी खोलेंगे और उनमें हम बच्चों को फ्री भी पढ़ाएंगे। जो बच्चे उस योग फ्री, उस समाज के मूर्धन है बड़े आदमी के की अगर आप पगड़ी उछालेंगे, उसको आप दुत्कारेंगे और वो मीडिया में दिख रहा है कि आप उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो फिर हम रूस जैसा, चीन जैसा और कोरिया जैसा व्यवस्था ला दें जिससे ठीक है कोई संविधान खत्म कर दें, कोई चुनाव होगा ही नहीं, कोई लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की दिनचर्या ही बदल गई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्याशी किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी दामोदर जी गुजर हमारे साथ में हैं। अभी मैं पहुंचा हूं देलवाड़ा क्षेत्र में, नेगड़िया ग्राम पंचायत में हूं और यहां पर एक भील बस्ती के अंदर सभा हुई। सभा के बाद में हमारे साथ में क्या पूरी दिनचर्या बदल गई होगी इस जनसंपर्क से? देखिए, दिनचर्या बदलना जैसे तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी लोकसभा है। उस लोकसभा में सारे एरिया क्षेत्र को कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का प्रेम प्यार मिल रहा है तो दिनचर्या भी बदल रही है, गला भी ख़राब हो रहा है, स्वास्थ्य भी। लेकिन जो प्रेम और प्यार है उसमें अगर कोई कार्यकर्ता 10 भी कार्यकर्ता खड़े हैं तो उनसे मिलने की हमेशा अच्छा रहती है कि वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कोई आदमी इंतज़ार करे किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो कोशिश रहती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। उन लोगों का प्रेम प्यार मिलता है तो अपने आप ही समय का पता नहीं चलता और बीच में चलते जाते हैं, और बस यही चल रहा है दिनचर्या। क्या शेड्यूल है अभी सुबह से शाम तक का? थोड़ा सा सुबह देखिए 6 बजे स्नान करके तैयार हो जाता हूँ और उसके बाद जहाँ रुका हुआ हूँ वहाँ जनता आ जाती है, उनसे बातचीत करता हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुनता हूँ। जनता की यहाँ लोकल जो बातें हैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे आगे किया जाएगा। कोई वादे हम करें तो वही चीज़ हम बताएं जो किस तरह से कानून में उसको किया जा सकेगा, तो वो सब चीज़ देखता हूँ। उसको फिर जहाँ बैठते हैं वो बात करते हैं, फिर वहाँ से शुरू हो जाते हैं। रोज़ाना के प्रोग्राम होते हैं, सारे पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथ रहते हैं, कार्यकर्ता आगे से आगे ढोल नगाड़ों से स्वागत करते हैं, वो चलता रहता है बस दिन भर यही चलता है। देर रात तक? रात को तो 12, 1, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं। फिर आगे दूसरी विधानसभा में पहुंचना होता है अगले दिन, फिर गाड़ी में ही सो लेते हैं, गाड़ी में चलते रहते हैं और आगे दूसरे दिन। चाय नाश्ता भोजन सब गाड़ी में? चाय तो भी गाड़ी में चलती है, या मीटिंग में कहीं मिल जाए तो पी लेते हैं। चाय का ही मुझे शौक है लाइफ में, बाकी कुछ पीता नहीं हूँ, और पानी और चाय के अलावा कुछ नहीं पीता हूँ। उसके अलावा खाना भी गाड़ी में हो जाता है, कभी बैठ के पेड़ के नीचे खा लेते हैं, और कोई जहाँ कहीं जाते हैं उन्होंने पहले से व्यवस्था कर रखी हो तो वहाँ खा लेते हैं बस। मुख्य रूप से क्या मुद्दे दिख रहे हैं फील्ड में आप जा रहे हैं लोगों में? जो देखिए, मुद्दे तो यहाँ बहुत सारे हैं। यहाँ जो लग रहा है मुझे कि पिछले 5 साल में जो भी हमारे एमपी रहे उन्होंने जीरो काम कराया। कोई काम एमपी के हमें दिखाई नहीं दे रहे कहीं ज़मीन पे कि उन्होंने कोई काम कराया हो। एक बात, काम कराना अलग बात है, दूसरी बात ये कि अगर जनता आपको एमपी बना के और दिल्ली की अदालत में बिठा रही है, सबसे बड़ी पंचायत में भेज रही है, तो कम से कम आप जनता के बीच में आओ। वो कभी आए ही नहीं है जनता में कहीं। मैं हर गांव में पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं हमने कभी एमपी को देखा ही नहीं कि हमारी एमपी कैसी थी, किस तरह के उन्होंने काम किए। एक तो वो बात है जो उस गैप को मैं भरूंगा। मैंने निर्णय किया है कि मैं हर महीने की 1, 2, 3, 4 तारीख को मैं राजसमंद और मारवाड़ का जो क्षेत्र है उस ब्यावर से लेके और जतारण और डेगाना मेड़ता तक मैं उसमें रहूँगा, तारीख दूंगा। हर महीने मैं इनके बीच में आया करूँगा, और जनता के जितने काम हैं उनमें मैंने देखा है कि जैसे कई जगह इंटीरियर में रोड्स की कमी है। सीपी साहब का जो क्षेत्र है नाथद्वारा, इसमें तो फिर भी काफ़ी डेवलपमेंट है, लेकिन और जगह पे जैसे राजसमंद में 20 साल से हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं आई, लेकिन वहाँ के गाँव में अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा इतनी रोड्स भी नहीं है, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी तो पूरे क्षेत्र में ही मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं सिंचित पानी किसान के खेतों को पानी दिला सकूं, उसके लिए व्यवस्थाएं करूंगा। उसके लिए नदियों को जोड़ना है, नहरों को लाना है, लिफ्ट योजनाएं बनानी है, जो भी है वो मेरे दिमाग में सब चीज़ें आ गई है। मैं यहाँ घूम रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ के बच्चों में बेरोज़गारी बहुत है, उस बेरोज़गारी को नए उद्योग धंधे लाके यहाँ जो मार्बल इंडस्ट्री है उस मार्बल इंडस्ट्री में किस तरह के मज़दूरों की लाइफ सिक्योर हो, उनके बच्चे सिक्योर हों, इनको इंश्योरेंस का फ़ायदा हो। मज़दूर अगर काम कर रहा है उसके बच्चे, उसको कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बच्चे किस तरह से सिक्योर रहेंगे, उस चीज़ पे मैं प्लानिंग करके उसके कानून बनाने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा
जो अभी कभी जहाँ जहाँ आप सभा ले रहे हो उसमें घोषणा भी कर रहे हैं कि कोचिंग और ये फ्री आप करवाने का जो ऐलान किया है वो कैसे क्या है? देखिए, मैं कॉलेज और कोचिंग से का ये आदमी हूँ, यही काम मैं करता हूँ और इसमें एक तरह से मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरी संस्थाओं में भी हमने करीब 52-53 हज़ार बच्चे रजिस्टर्ड रूप से हमारे सरकारी नौकरियों में गए हैं। हमने वहाँ भी सबसे कम पैसे में बच्चे पढ़ाए हैं और उनको भी पूरी सुविधा छात्रवृत्ति की और की लेते हैं। और हम खुद पढ़े लिखे हैं, हम 4 भाई हैं, 4 अफसर बने हैं, तो हमें पता है कि बच्चा, गांव का बच्चा कैसे पढ़ेगा। हम भी गांव से आके पढ़े हैं, तो गांव का बच्चा कैसे पढ़ता है उसको मैं कोशिश करता हूं, जहाँ भी मेरी कोचिंग होती है उसमें गरीब बच्चे को हम फ्री पढ़ा दें। जो पैसे देने वाला बच्चा है वो किस्तों में भी पैसा दे दे, उस तरह से वो खर्चा उसमें निकल जाता है। और गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं तो वो बच्चा जब अगर पढ़ के और किसी पद पे पहुंचता है तो हमें अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है कि 100 बच्चे में अगर हमारे 30 बच्चों के अपने फीस ली और 70 बच्चे फ्री पढ़ा दिए तो फर्नीचर भी वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। टीचर वही चीज़ पढ़ा रहा है वो सबको पढ़ाएगा, तो मैं उनको फ्री पढ़ाऊंगा। पहले पढ़ाता भी रहा हूँ, फ्री कोचिंग मैंने बहुत कराई है और बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं, बहुत BPL है, ऐसा कार्ड वार्ड देते हैं, तो और वो अनाथ बच्चे हैं, उनको हम कॉलेजों में भी फ्री पढ़ाते हैं। तो यहाँ भी हम करेंगे क्योंकि यहाँ तो हम सेवा करने के लिए आए हैं। यहाँ कोचिंग सेंटर खोलेंगे, यहाँ कोचिंग भी खोलेंगे, हम कॉलेज भी खोलेंगे और उनमें हम बच्चों को फ्री भी पढ़ाएंगे। जो बच्चे उस योग्य है कि उनको फ्री पढ़ाया जाना चाहिए, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उनको पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये मुख्य रूप से आपने बहुत अच्छा, इसी के अलावा मुख्य रूप से अभी कुछ चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, जैसे आपने सभाओं में भी आप जिक्र कर रहे हैं कि गुजरात में भी राजपूत समाज विरोध में है, पगड़ी उछाली, ये चीज़ें जो हो रही है। देखिए, इसके मैं व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूँ। समाज का कोई भी बच्चा, कोई भी समाज का हो, आपका समाज, मेरा समाज, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर समाज के लिए काम करता है और वो किसी आने वाले आदमी को चाय भी पिलाता है और उस जगह पर अगर उस समाज का काम करते करते कोई आदमी आगे बढ़ता है, उसको पद मिलता है, वो अध्यक्ष बनता है, कोई जनरल सेक्रेटरी बनता है, कोई प्रचार मंत्री बनता है, समाज का एक संगठन होता है, उस संगठन से हर व्यक्ति चाहे छोटा है बड़ा हो, उस संगठन से ताकत लेता है। और मैंने देखा है कि यहाँ इन BJP राज में ये कोई भी समाज हो, वो चाहे बड़ा समाज हो, छोटा समाज, से फर्क नहीं पड़ता, समाज समाज है। वो सब समाज हर तरह का पूरी भारतीय संस्कृति के, पूरी भारतीय कल्चर के दौरान अपनी भूमिका निभाते हैं। अब उस समाज के मूर्धन्य बड़े आदमी की अगर आप पगड़ी उछालेंगे, उसको आप दुत्कारेंगे और वो मीडिया में दिख रहा है कि आप उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये गलत है। अब विशेषकर क्षत्रिय समाज के साथ ऐसा हुआ है। दिल्ली में, गुजरात में जो इनके कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा है कि क्षत्रियों ने क्या क्या किया, वो सब झूठ है, गलत। माफ़ी मांगी उन्होंने, और माफ़ी मांगने से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई किसी के साथ, किसी का गला काटेगा, किसी के साथ 302 कर देगा, मर्डर कर देगा, कह देगा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती से मर्डर हो गया, तो क्या कोर्ट उसको छोड़ देगी? तो अगर कोई गलती करे, इतना बड़ी जिम्मेदारी पे गलती करे, तो हम क्षत्रिय समाज और हमारा बहुत पुराना ऐतिहासिक लेना देना है। मैं जिस समाज से आता हूँ, गुर्जर समाज से, उस समाज से पन्ना धाय हुई हैं। पन्ना धाय ने अपने बेटे की कुर्बानी दी है। कोई भी माँ अपने बेटे की कुर्बानी देती है, इसका मतलब है कि उनको क्षत्रिय परिवारों का, जो उस समय के राजा और जो भी थे, उनका इतना प्रेम मिला होगा कि उनको बचाने के लिए उसने अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी। इसका मतलब उनमें असीम प्रेम, जो भी प्रेम जिस तरह का कि वो धाय थी या माँ थी, जो भी उस समय की परिस्थिति थी, तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। इसका मतलब क्षत्रिय समाज ने उनसे बहुत बेहद प्यार किया था। और आज भी जब हम इस परिवेश में इतने सैकड़ों साल बाद में हम देखते हैं, तो अगर क्षत्रिय समाज को कोई कुछ कहता है जैसे उन्होंने कहा है, तो वो बिल्कुल गलत कहा है। तथ्यहीन बात है वो कि क्षत्रिय समाज ने ऐसा किया, वैसा किया, अंग्रेज़ों के सामने ऐसे झुके, ये बहुत गलत बात है। इसका मैं अपने समाज की तरफ से भी, मैं भी संगठन का अध्यक्ष हूँ राजस्थान का, मैं मेरे समाज की तरफ से भी और व्यक्तिगत रूप से भी मैं इसका विरोध करता हूँ। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। माफ़ी मांगना एक अलग बात है, माफ़ी मांगो, ये करो, और पूरे समाज को आप गालियाँ दो फिर माफ़ी मांगो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एक आप जैसे सभाओं में कह रहे हो कि सरकार बन रही है कांग्रेस की, भाजपा कह रही है कि 400 पार हमारे हो रहे हैं। देखिए, आपने आचार संहिता लगने के बाद 10 साल तक लोगों ने सरकार को देखा, भाजपा को। आचार संहिता लगने के बाद की स्थिति आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। इन्होंने हर चीज़ को कब्जे में करने की कोशिश करी है पूरे 10 साल में, चाहे कोर्ट को कब्जे में करने हो, जो हमारे मूल स्तंभ है, हमारा मूल स्तंभ है संविधान, और संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। अब मीडिया को इन्होंने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। मीडिया से न तो ये खुद कभी मिलते हैं, न उनसे बात करते हैं। आज आप और हम बात कर रहे हैं, आप मेरे को कड़वी चीज़ें पूछेंगे, बेशक पूछेंगे, लोकतंत्र है, आपको पूछने का अधिकार है। मुझे उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिए कि मुझे कौन पूछ रहा है, मुझे उसका जवाब देना चाहिए। तो ये मीडिया में कभी नहीं आते। मीडिया को इन्होंने गोदी मीडिया जो भी कहा है वो सब बना दिया।
साथ में इन्होंने कोर्ट से, न्यायालय का जो हमारा संविधान का पक्ष है, न्यायालयों को बहुत जगह अपमानित किया है। तो न्यायालय, आप देख भी रहे हैं कि न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक सड़क पर बैठे हैं। और व्यवस्थापिका में जो बात आती है तो मैं आपको बताता हूँ, संसद में जब कोई व्यक्ति ऊपर से कूदते हैं और वो एक बम में फोड़ते हैं, वो बम बाई चांस खतरनाक नहीं था कि जिससे किसी के जान माल के नुकसान हुआ, लेकिन कोई आदमी है, समाज का है, किसी का, वो एक मैसेज देता है कि हम संसद में के बीच में, सांसदों के बीच में जब संसद चल रही है, हम कूद सकते हैं और हम ऐसा बम फोड़ सकते हैं। उस पे केवल दूसरे पक्ष के, दूसरे पार्टी के सांसदों ने ये कहा कि ये क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे कूद गए, इन्होंने बम कैसे फोड़ दिया, किसकी सहायता से अंदर तक घुस गए। उस बात पे 145 सांसद निलंबित किए गए। इसका मतलब आप संसद को क्या समझ रहे हो? संसद, जो भारत की संसद, भारत का संविधान को पूरी दुनिया जानती है। आपको क्या लग रहा है उसका इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए सरकार बदलेगी? उस चीज़ का नहीं, बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा कि आप ही ऐसे लोगों को संरक्षण देने, आपने उनको सर्टिफिकेट दिया कि आप लोकसभा के अंदर आइए, और आपने लोकसभा का मतलब ही खत्म कर दिया। आपने 150 सांसदों को बाहर बिठा दिया कि हम आपको से बात ही नहीं करेंगे, आपको संसद में घुसने नहीं देंगे। ये कितना पूरी दुनिया देख रही है। या तो फिर हम रूस जैसा, चीन जैसा और कोरिया जैसा व्यवस्था ला दें, जिससे ठीक है कोई संविधान खत्म कर दें, कोई चुनाव होगा ही नहीं, कोई लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। आज पूरी दुनिया हमको इज्जत से देखती है क्योंकि हमारा लिखित संसार का सबसे बड़ा संविधान है, और उस संविधान को दूसरे देश जो कोई स्वतंत्र हुए और हुए, उन्होंने भी हमारे संविधान को अंगीकृत किया है। अब जब हम संविधान की भावना को ही खत्म कर रहे हैं, तो फिर किस तरह लोकतंत्र जब नहीं रहेगा, तो फिर वापस आप राजशाही ले आइए, राजशाही ले आइए, या अंग्रेजों का शासन या कोई भी एक दो आदमियों का शासन हो जाएगा, उसके फिर लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं होगा। इस बात पर मैं कह रहा हूँ। चलो, तो आप अंतिम सवाल, जीत को लेकर कितने आसपास? देखिए, जीत को लेकर जब मैं यहाँ आया था, थोड़ा सा मेरे दिमाग में शंका थी, लेकिन जब मैं आया हूँ तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों संस्कृतियों को मुझे देखने का मौका मिला। मैं लगातार इनमें घूम रहा हूँ, तो दोनों संस्कृतियों को देखने के बाद, दोनों जगह के लोगों से मिलने के बाद, जो इनका प्रेम प्यार देख रहा हूँ, उसके बाद मुझे 100 में से 100% ये लग रहा है, और मैं देख चुका हूँ, देख रहा हूँ कि मैं जीतूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दामोदर जी गुजर, और आपने ये दावा किया है कि चुनाव को लेकर जिस तरह का फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ पर इन्हें जीत का आश्वासन मिल रहा है और जीत की रुख दिख रहा है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।